जब कोई शासनशाह नहीं होता, जब तक कोई रूल्स या ताकत का बैलेंस नहीं बनता, तब कानून मिट्टी में मिल जाता है। वहाँ सिर्फ एक ही उसूल बचता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सबसे बेरहम है वही तय करेगा कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। शुरुआत में यूएफसी कोई इज्जतदार खेल बनने नहीं आया था, ये बस एक धंधा था। रोरियन ग्रेसी अपने खानदानी ग्रेस जुजुत्सु का डंका पूरी दुनिया में बजाना चाहते थे। फॉर्मूला बिल्कुल साफ था, 8 अलग अलग डिसिप्लिन के फाइटर्स एक 8 दीवारों के केज में बंद कर दो। ना कोई वेट लिमिट, ना कोई राउंड, ना कोई जज और ना ही हाथों में कोई ग्लव्स। 3 बातें रिस्ट्रिक्टेड थी, काटना मत, आंखों में उंगली मत डालना और टांगों के बीच में मारना मत। खेल शुरू होते ही लोगों समझ में आ गया था कि बिना रूल्स के ये जंग कितनी खौफनाक है। जेरेड गॉर्डेओ ने 400 पाउंड के सूमो रेसलर टेलिया टूली के चेहरे पर ऐसी जोरदार लात मारी कि उनका दांत टूटकर सीधा मीडिया वालों के टेबल पर गिरा। प्रोफेशनल बॉक्सर आर्ट जिमरसन केज में सिर्फ एक हाथ में लेदर ग्लव पहनकर उतरे, क्योंकि उनको डर था बिना ग्लव्स के उनका बॉक्सिंग करियर खत्म हो जाएगा। फिर एंट्री हुई रॉयस ग्रेसी की। एक दुबला पतला 175 पाउंड का बंदा सफेद कपड़े पहनकर आया। दिखने में वो एक एलीट फाइटर से ज्यादा लोकल अकाउंटेंट लग रहा था। उनके सामने माउंटेन साइज किक बॉक्सर, रेसलर्स और सड़क छाप गुंडे भी थे, लेकिन रॉयस उनकी लेवल पे खेल ही नहीं रहा था। रॉयस के पास गेम का अल्टीमेट चीट कोड था। उसको ग्राउंड फाइटिंग आती थी, जबकि बाकी किसी को पता भी नहीं था ग्राउंड कॉम्बैट होता क्या है। उसने अपोनेंट्स को नीचे खींचा, पाइथन की तरह रैप किया और आर्ट जिमरसन को बिना एक भी क्लीन पंच मारे टैप आउट करने पर मजबूर कर दिया। रॉयस ने UFC 1, UFC 2, UFC 4 जीता था, लेकिन जैसे जैसे फाइटर्स अडेप्ट करने लगे, ये बिना कानून की दुनिया और भी ज्यादा हिंसक होने लगी। केन शेमरॉक, एक मस्कुलर कैच रेसलर, UFC 5 में वापस आया और रॉयस को एक एग्जॉस्टिंग 36 मिनट ग्रैपलिंग मैच में लॉक कर दिया। डैन द बीस्ट सेवरन ने रेसलिंग सुप्लेक्सेस से लोगों को उनके सर के बल पटकना शुरू किया। टैंक एबर्ट, एक 300 पाउंड का स्ट्रीट ब्रॉलर, लोगों को नॉकआउट करके उनको कैनवस पे तड़पने का मजाक उड़ाने लगा। फिर मार्क कोलमन आया और उसने गेम का सबसे ब्रूटल न्यू मेटा बनाया, ग्राउंड एंड पाउंड। ये वायलेंस, ये हिंसा रॉ और टेरिफाइंग थी और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। एरिजोना सेनेटर जॉन मैकेन के हाथ एक बूटलेग VSH टेप लगी। डिस्टर्ब होकर उन्होंने इस प्रमोशन के खिलाफ नेशन वाइड वॉर डिक्लेयर कर दी, ह्यूमन कॉक फाइटिंग बोलकर। What it was at the beginning was human cockfighting. It was. उन्होंने सभी 50 स्टेट्स के गवर्नर को लेटर भेजा कि इस पर इमीडिएट बैन लगना चाहिए। केबल प्रोवाइडर्स ने UFC को पेपर व्यू से हटा दिया। वेन्यूज ने इवेंट स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले ही कैंसिलेशन कर दिए। UFC की पेरेंट कंपनी SAG $5 मिलियन के डेब्ट में डूब चुकी थी और बिजनेस बचाने के लिए चोरी छुपे इवेंट्स करवाए जाते थे। खेल हमेशा के लिए खत्म होने के बिल्कुल करीब था। जब कोई खेल अंधेरे में मरने लगता है तो ज्यादातर बिजनेसमैन भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसमें एक सस्ता जैकपॉट दिखता है। इंटर डेना वाइट, एक एग्रेसिव फॉर्मर बॉक्स एनारोबिक इंस्ट्रक्टर जो बोस्टन मॉबस्टर से अपनी जान बचाकर भागा था। टीटो ऑर्टिज और चक लरेल को मैनेज करते हुए डेना को समझ आया कि UFC का ओनर पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुका है। डेना ने अपने हाई स्कूल फ्रेंड्स को कॉल किया, लोरेंजो और फ्रैंक फर्टिडा, लास वेगास के कसिनो बिलियनियर्स। जनवरी 2001 में उन्होंने जूफा नाम की एक नई कंपनी के अंडर UFC को खरीद लिया। परचेस प्राइस $2 मिलियन। उन्होंने खरीदा क्या था? कोई फिजिकल एसेट नहीं, कोई स्टेडियम नहीं, कोई टीवी डील्स नहीं। उन्होंने $2 मिलियन बस 3 लेटर्स के लिए दिए थे, UFC और एक पुराना टूटा हुआ ऑक्टोगन। We bought those 3 letters and an old wooden octagon. अपना इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए जूफा को इसे एक लेजिटिमेट स्पोर्ट बनाना था। उन्होंने वेट क्लासेस, मैंडेटरी ग्लव्स, टाइम्ड राउंड्स और यूनिफाइड रूल्स ऑफ MMA इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने जो रोगन को हायर किया, एक टाइकोंडो ब्लैक बेल्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन जो शुरुआत में फ्री कॉमेंटेटिंग करने को तैयार हो गया, बस फ्रंट रो सीट्स के लिए। जब 2 फाइटर्स मैट पर एक दूसरे से उलझ रहे होते थे तो रोगन की आवाज ब्रॉडकास्ट में गूंजती थी, ऑडियंस को सबमिशन चेस मैच का हर एक मूव समझाते हुए। लेकिन इतने रिफॉर्म्स के बावजूद जूफा का पैसा पानी की तरह बह रहा था। 2004 तक फर्टिडा ब्रदर्स 44 मिलियन के लॉस में आ चुके थे। लोरेंजो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने कंपनी सेल पर लगा दी। हाईएस्ट ऑफर कितना मिला? बस $10 मिलियन। लोरेंजो ने गुस्से में ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अब उनके पास बस आखिरी रास्ता था, एक $10 मिलियन का सेल्फ फंडेड रियलिटी टीवी शो, द अल्टीमेट फाइटर। 9 अप्रैल 2005 सीजन फिनाले लाइव ऑन स्पाइक टीवी। लाइट हेवीवेट्स फॉर
बोरिस ग्रिफिन और स्टीफन बोनार केज में इंटर हुए। ये कोई टेक्निकल फाइट नहीं थी, ये पूरे ह्यूमन स्पिरिट की जंग थी। 3 राउंड्स तक ग्रिफिन और बोनार एक दूसरे पर नॉन स्टॉप खून बहाते रहे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। मैच के बीच में ही रेटिंग्स डबल हो गई क्योंकि लोग अपने दोस्तों को कॉल करके बोल रहे थे अभी स्पाइक टीवी लगा, 2 बंदे एक दूसरे को मार रहे हैं। ग्रिफिन डिसीजन से जीता, लेकिन डेना व्हाइट ने स्पॉट पर दोनों फाइटर्स को यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। There is no loser in this fight, and we're going to offer Stephan Bonnar a 6-figure contract with the UFC. इस एक फाइट ने यूएफसी को ओवरनाइट बचाए रखा। जूफा सिर्फ सरवाइव नहीं हुआ, उन्होंने गेम का अलग लेवल अनलॉक कर दिया। 2007 तक यूएफसी अपने जापानीज राइवल प्राइड एफसी को खरीद लिया और उसके टेरिफाइंग फाइटर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। वेल राउंडेड एरा ऑफिशियली शुरू हो चुका था। अब आप सिर्फ एक स्ट्राइकर या रेसलर बनके नहीं जीत सकते थे, आपको पूरा मार्शल आर्टिस्ट बनना पड़ता। द आइसमैन चक लिटिल, मोहॉक हेयर स्टाइल और टेरिफाइंग पावर के साथ लिटिल अपनी रेसलिंग को डिफेंसिवली यूज करते थे, टेकडाउन्स के लिए नहीं बल्कि फाइट को स्टैंडिंग रखने के लिए, ताकि वो अपने ओवरहैंड राइट से अपोनेंट को सुला सके। जॉर्ज रश सेंट पियर, मॉन्ट्रियल का एक बुलीड बच्चा जिसने इस स्पोर्ट को एक कंप्यूटर एल्गोरिदम की तरह डिकोड किया। अगर सामने वाला स्ट्राइकर होता तो जीएसपी उसको आउट रेसल करते, अगर सामने वाला रेसलर होता तो उसको स्ट्राइकिंग से डोमिनेट करते। एंडरसन द स्पाइडर सिल्वा, मिडिल वेट किंग जो इलीट फाइटर्स को ऐसी पोजीशन में डाल देता था जहां लगता था वो स्लो मोशन में मूव कर रहे हैं। फ्रंट किक नॉकआउट्स, हैंड्स डाउन करके पंचेस डॉज करना, सिल्वा ने वॉयलेंस को हाई आर्ट बनाया। फिर आए ह्यूमन एनोमलीज, ब्रॉक लेसनर, डब्ल्यूडब्ल्यूई का 265 पाउंड का टाइटन यूएफसी में आया और प्रूव कर दिया कि टेरिफाइंग रॉ पावर और डिवीजन 1 रेसलिंग दुनिया को कॉन्कर कर सकती है। यूएफसी 100 को 1.6 मिलियन पेपर व्यूज बाइक तक ले जाकर। फिर आया सबसे डार्क जीनियस, जॉन बोन्स जोन्स। जस्ट 23 साल की उम्र में जोन्स यूएफसी के यंगेस्ट चैंपियन बने। अननेचुरल 85 इंच रीच, ब्रूटल एल्बो स्ट्राइक्स और सेडिज्म के साथ उसने लेजेंड्स को डिसमेंटल किया। ऑक्टोगन के बाहर उसकी लाइफ हिट एंड रन्स और फेल्ड ड्रग टेस्ट की वजह से तबाह रही, लेकिन केज के अंदर वो अनडिफीटेड और अनटचेबल था। और जब डेना व्हाइट ने पब्लिकली बोला था कि वुमेन्स कभी यूएफसी में नहीं लड़ेंगी, तब रोंडा राउजी ने उनको अपने शब्द वापस लेने पर मजबूर कर दिया। राउजी ने केज में आकर अपोनेंट को 7 सेकंड्स के अंदर स्लैम करके आर्म स्नैप करना शुरू कर दिया और एक ग्लोबल पॉप कल्चर आइकॉन बन गई। यूएफसी अब एक अंपायर थी, लेकिन गेम को अभी भी सबसे बड़ा कैटलिस्ट मिलना बाकी था। अगर अर्ली यूएफसी फाइटिंग के बारे में था तो कॉनर मैग्रेगर का एरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर क्लास था। कॉनर मैग्रेगर डबलिन का एक ब्रोक प्लम्बर, उसको एक फंडामेंटल ट्रूथ समझ आ गया था। फाइट ऑक्टोगन में शुरू नहीं होती, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू होती है। मिस्टिक मैक के नाम से जाने जाने वाले कॉनर एग्जैक्ट राउंड और पंच प्रेडिक्ट करता था। वो अपने अपोनेंट्स को फिजिकली फाइट करने से पहले मेंटली तोड़ देता था। 12 दिसंबर 2015 यूएफसी 194 जो 10 साल से अनडिफीटेड था। कॉनर मैग्रेगर के माइंड गेम से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ओपनिंग बेल बजते ही ऑल्डो गुस्से में आगे बढ़ा। 13 सेकंड्स, एक काउंटर लेफ्ट हैंड, ऑल्डो जमीन पर एक कटे हुए पेड़ की तरह गिरा। मैग्रेगर रुका नहीं, उसने लाइटवेट डिवीजन में जाकर एडी एल्वेरेज को एम्बैरेसिंग तरीके से हरा दिया और यूएफसी का पहला साइमल्टेनियस 2 डिवीजन चैंप बन गया। जुलाई 2016 में कॉनर मैग्रेगर की वजह से मिली पॉपुलैरिटी के दम पर फर्टीदा ब्रदर्स ने यूएफसी टैलेंट एजेंसी WMEIMG को $4 बिलियन में बेच दिया। एक 2 मिलियन के गैम्बल 2000x रिटर्न दे चुका था। हर अंपायर अपने ही नेमेसिस बनाता है। कॉनर वेस्टर्न स्पेक्टिकल, क्लाउड और वेल्थ का पीक था। उनके एंथेसिस दागिस्तान के ठंडे पहाड़ों में बन रहा था। हबीब नूरमागोमेदोव। हबीब का एक्सपेंसिव सूट, लग्जरी वॉचेस या पेपर व्यू नंबर्स से कोई मतलब नहीं था। उसने बचपन में अपने बाप अब्दुल मनाफ की ट्रेनिंग के अंडर बियर्स के साथ रेसलिंग की थी। उनका स्टाइल सिंपल, सफोकेटिंग और ब्रूटल था। सांबो रिस्क कंट्रोल और स्मदरिंग प्रेशर। कॉनर मैग्रेगर ने हबीब की बस पर स्टील डॉली फेंक कर विंडो तोड़ दिया। मल्टीपल फाइटर्स इंजर्ड हुए। कॉम्बैट स्पोर्ट की सबसे बड़ी ग्रज मैच की नींव रखी गई। 6 अक्टूबर 2018 UFC 229 हिस्ट्री का सबसे बड़ा पेपर व्यू इवेंट, 2.4 मिलियन बाइस। ये सिर्फ एक नाइट नहीं थी, ये 2 अपोजिट आइडियोलॉजीज की जंग थी। हबीब ने मैग्रेगर को ओवरहैंड राइट से ड्रॉप किया, जमीन पर ड्रॉ किया और 4th राउंड में टैप आउट करवाने से पहले उसकी स्पिरिट पूरी तरह तोड़ दी। मैच खत्म होने के बाद हबीब का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो केज के ऊपर से जंप करके मैग्रेगर के कॉर्नर मैन पे टूट पड़े और स्टेडियम में मास ब्रॉल शुरू हो गई। हबीब 29-0 पर अनडिफीटेड रिटायर हुए, ये प्रूव करके कि एलीट रेसलिंग अब भी इस एम्पायर का अल्टीमेट चीट कोड है।
2020 में जब कोविड-19 ने पूरी तरह दुनिया के स्पोर्ट्स को रोक दिया, डेना व्हाइट ने रुकने से मना कर दिया। उन्होंने अबू धाबी में एक प्राइवेट आइलैंड बुक किया, फाइट आइलैंड, ताकि वो बिना रुके इवेंट्स चला सकें। 1993 के बेयर नकल ब्रॉल से लेकर $multi-billion ESPN डील्स तक UFC ने 3 डेकेड्स में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। वेट क्लासेस बदल गए, ओनर्स बदल गए, चैंपियंस गिर गए, लेकिन $billion लोगोस के पीछे सबसे बेसिक ट्रूथ आज भी वही है। जब वो स्टील डोर लॉक होता है तो 2 इंसान अंदर जाकर एक बहुत पुराने सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? दुनिया का सबसे बेरहम इंसान कौन है?